हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है हमेशा की तरह बढ़िया होंगे, अपनों और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की और आज की कहानी की शुरुआत जुलाई 2016 का यह वाकया है। उत्तर प्रदेश में उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे अखिलेश यादव, और उनके ओएसडी थे उस वक्त पे आशीष यादव। दरअसल आशीष यादव ने एक फोन मिलाया। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बुलंदशहर, उन्हीं का एक डीएम है। उनको फोन मिलाने के बाद बातचीत की और पूछा कि एक व्यक्ति है, उनका चाल चलन कैसा है, प्रशासन के प्रति उनका क्या रवैया है। तो डीएम साहब ने कहा कि मुझे इसकी इतनी जानकारी नहीं है, मैं एसडीएम से बात करती हूँ और कहती हूँ कि वो आपसे बात करे। अब डीएम ने एसडीएम से बोला और एसडीएम सीधे बात की। अब ओएसडी ने उस व्यक्ति के बारे में पूछा, पूछने के बाद बताया कि वो व्यक्ति आखिरकार कैसा है। तो एसडीएम ने जवाब दिया कि इसके बाद फिर सीधे उस व्यक्ति के साथ डायरेक्ट बातचीत होने लगती है, वन टू वन। अब सीधे बातचीत होती है तो पता चलता है कि उस व्यक्ति ने कोई काम था और उस काम के लिए उसने आवेदन किया हुआ था। उस आवेदन के बदले उसे कुछ पैसे की डिमांड की जाती है। अब ओएसडी ने जब पैसे की डिमांड की तो यहाँ से लगभग अलग अलग बार में 40 लाख की रकम ओएसडी के नाम दे दी जाती है। लेकिन पता चलता है जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो वो ओएसडी था और ना ही वो मुख्यमंत्री का कोई आसपास का रहने वाला व्यक्ति होता है, बल्कि आगरा का रहने वाला एक पांचवी फेल एक व्यक्ति होता है, जिसने फोन करके ना केवल एक आईएएस अधिकारी बल्कि एक एसडीएम और एक नेता को छल किया था और छलने के बाद 40 लाख की ठगी कर ली थी। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में एक व्यक्ति ठगने के लिए चलता है, लेकिन ठीक वक्त से पहले ही सही कदम उठाया जाता है और सही कदम उठाने के बाद आखिरकार ठगने से कोई व्यक्ति बच जाता है। इस खबर की गूंज जब फैलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति आखिरकार अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है आपको उत्तर प्रदेश का एक जिला है बरेली। दरअसल बरेली का ही एक रेलवे स्टेशन पर 17 नवंबर 2022 की सुबह लगभग 7:30 या 8 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा कि एक खूबसूरत सी लड़की स्कूटर पर सवार होकर के सीधे रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी हुई किसी का वेट कर रही थी, किसी का इंतजार कर रही थी। कभी वो फोन पर बात करती थी तो कभी उनका फोन पर ध्यान जाता था। जब यह देखने के लिए आखिरकार कि वह किसका इंतजार कर रही है तो वह कितनी देर में पहुंचेगा, आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाती है और इसके बाद सामने एक ठीक ठाक हैंडसम सा लड़का जो था उसके सामने आता दिखाई देता है। उसने उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, उसके कंधे पर 2 स्टार लगे हुए थे, नेम प्लेट लगी हुई थी और साथ में उसका एक वायरलेस भी लगा हुआ था। वह मुस्कुराता हुआ उस लड़की की तरफ को जब सामने आता है तो दोनों हाथ मिला के हाय हेलो करते हैं। अब दोनों की हाय हेलो में बातचीत होती है, बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। बस 6 महीने का यह लंबा इंतजार था। इस दिन को, इस घड़ी को दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए कितने बेताब हो रहे थे और जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि दोनों ही देखने में अच्छे खासे खूबसूरत होते हैं, न केवल लड़की बल्कि लड़का भी ठीक ठाक होता है दिखने में। दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और लड़की अपने बारे में बताती है, लड़का अपने बारे में बताता है। बस यही बातचीत के सिलसिले में कुछ ऐसी बातें सामने आती है कि यह बात अब न केवल इन दोनों के बीच की थी, बल्कि अब अखबार, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से तमाम जमाने को पता चल जाती है। दरअसल कहानी शुरू होती है 6 महीने पहले, मई 2022 के आसपास की बात होती है। बरेली की ही एक लड़की होती है जिसका नाम होता है उषा पंडित। वह रेलवे कॉलोनी के निवासी होती है। उन्हीं के पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है फेसबुक के जरिए और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाला सत्यन त्रिपाठी होता है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक इलाका होता है, एफ एस एल डी ए कॉलोनी, वहां का रहने वाला वो लड़का होता है। उसने उस लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। उस लड़की ने उस लड़की की जो प्रोफाइल थी उसको देखी और प्रोफाइल पर पड़ने वाली तस्वीरें थी या जो भी जानकारियां थी, जो भी अपने टाइमलाइन पे वो डाला करता था, उसको देखने के बाद उस लड़की ने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ली, स्वीकार कर लिया और उस लड़के से इस लड़की की बातचीत करने का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं और बातचीत करते करते उनकी दोस्ती आगे बढ़ जाती है और ज्यादा आगे बढ़ने के बाद यह दोस्ती कहीं ना कहीं प्यार में तब्दील होने लगती है और यह एक दूसरे के से सुख दुख की बातें भी करने शेयर कर देते हैं। अपने अपने बारे में बताया करते थे, लड़की क्या करती है और लड़का क्या करता है। दोनों की जिंदगी में बहुत खुशियों के दिन थे। इसी बीच में मौका देखते हैं उस लड़के ने शादी का इजहार कर दिया और कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही लड़की ने यह बात सुनी, उसने कहा कि अभी तो हमारी ठीक से जान पहचान भी नहीं हुई है, तुम इतना जल्दी शादी पे पहुंच गए।
अभी तो हम एक दूसरे से अपरिचित हैं, जब तक परिचित नहीं होंगे तब तक शादी का क्या मतलब है। इसके लिए तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा, तुम्हें मेरे घर के लोगों से मिलना पड़ेगा, परिवार वालों से मिलना पड़ेगा। मेरे घर वालों से आकर मुलाकात करेंगे, मेरे घर वाले आपसे मुलाकात करेंगे। और वैसे भी एक ब्राह्मण से शादी करना चाहती हूँ मैं। लड़की ने जब यह बात की तो ब्राह्मण से शादी करना चाहती हूँ, उस लड़के ने साफ साफ कहा, सत्यम त्रिपाठी नाम है मेरा, पापा का नाम है अमरनाथ त्रिपाठी, मैं भी शुद्ध ब्राह्मण ही हूँ और मुझे किसी तरह की कोई आपको शंका है मुझे लेकर को तो आराम से जांच पड़ताल कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐतराज नहीं है। लेकिन जब बात आती है कि तुम्हारे घर वालों को आना पड़ेगा तो लड़का थोड़ा मायूस हो जाता है। और मायूस होने के बाद उधर से ऐसी आवाजें आने लगती है जैसे कि लड़का शायद रो रहा हो। लड़की ने उस लड़के को शांत करते हुए कहा कि आखिरकार क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, इतना परेशान क्यों हो। तब लड़के ने एक कहानी सुनाई, वो कहानी वाकई भावुक करने वाली थी। किसी भी इंसान की जिंदगी में अगर ऐसी कहानी आए तो वाकई कोई भी आदमी भावुक हो सकता है। लड़का बोला कि मेरे पापा यानी कि सीओ यानी कि क्षेत्र अधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात होती है। उनके माँ जो होती है वो गृहिणी होती है, हाउसवाइफ। एक दिन दोनों कार से आ रहे थे, सामने एक वाहन आ जाता है और रोड एक्सीडेंट हो जाता है और कार इतनी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाता है कि माता और पिता की मौके पर ही मौत हो जाती है। तब वो छोटा सा था। इत्तेफाक की बात यह है कि उस दिन कार में वो साथ नहीं आए थे, अगर साथ होता तो शायद वह भी माता और पिता के साथ हमेशा हमेशा के लिए चला जाता। लेकिन इसी बीच में उसके परिवार के यानी परिवार में किसी ने उसको स्वीकार नहीं किया। नानी के यहाँ से भी मैसेज आता है, उसे नानी के साथ यानी उसे मामा लेकर के चले जाते हैं। मामा ने उसे पढ़ाया लिखाया और बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से उन्होंने पढ़ लिख कर साल 2019 में उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा की भर्ती निकलता है। उसके बाद वो वहां पर चयनित हो जाता है और वो फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा है। उनकी पोस्टिंग लखनऊ का ही एक हजरतगंज थाना है, उस हजरतगंज थाने में उनकी पोस्टिंग है। लड़की ने यह बात सुनी, लड़की को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि किसी का भी जीवन साथी एक तो ठीक ठाक दिखने में और उसकी फोटो दिखने में ठीक ठाक लगे, उसके पास एक वर्दी हो, यही यानी कि खाना कमाना परिवार वालों नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम अपनी जिंदगी को की खुद से आगे तो बढ़ाया है। ऐसे लोग तो वाकई बहुत इंस्पायरिंग करने वाले होते हैं। लेकिन लड़की की शर्त यह थी कि तुम्हें मेरे माँ बाप से आके बातचीत करनी पड़ेगी और बातचीत करने के बाद फिर आगे का सिलसिला बढ़ाओ। जब सब कुछ तुम्हें ठीक लगेगा तो उसके बाद मेरे बाबा तुम्हारे घर पे आएंगे और तुम्हारे घर परिवार को देखने के बाद आगे का सिलसिला शुरू कर देंगे, क्योंकि यह जिंदगी भर तक का फैसला है, कहीं दो चार दिन की कहानी तो है नहीं। इसीलिए एक तारीख तय की जाती है। तारीख तय होती है 17 नवंबर 2022। और इस तारीख को जैसे ही उस लड़के ने कहा कि सुबह को एक ट्रेन चलती है, मैं उस ट्रेन में बैठ के आ जाऊंगा और बरेली रेलवे स्टेशन पर आके उतर जाऊंगा। लेकिन बरेली तो मेरा देखा हुआ नहीं है, इसीलिए मुझे थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है, मैं चाहूंगा कि तुम खुद ही आ जाओ। लड़की भी यही चाहती थी कि उसे बरेली के रेलवे स्टेशन पे जाकर के लेके आए, उससे बातचीत का सिलसिला शुरू हो। दोनों एक जगह बैठ जाते हैं, एक एकांत की जगह, और दोनों बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। बहुत ही बातें तो बहुत सारी हो रही थी, लेकिन देखा कि एक दूसरे को पहली बार था, इसीलिए फेस टू फेस देखकर बातचीत करते हैं। जब लड़की बताती है कि मैंने तो वकालत का कोर्स किया है और मैं वकालत की ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। लड़के ने कहा कि 2019 में मेरी पोस्टिंग हो गई थी, मुझे हजरतगंज थाना मिल गया है। तो लड़की पूछती है कि तुम्हारे पास जो केस आते हैं, विवेचनाएं आती है, तो तुम किस तरह से उसको हैंडल करते हो, मतलब अपनी तरकीब कैसे बढ़ाते हो, क्या क्या तुमने ट्रेनिंग में सीखा है। अब उस लड़के ने एक बात सुनी, उसने कहा कि हम लोग यहाँ आपस में एक दूसरे की जिंदगी के बारे में जानने के लिए आए हैं या फिर अपनी प्रोफेशन के बारे में जानने के लिए आए हैं। लड़के ने कुछ इस तरह के बहाना बनाने की कोशिश की। लड़की ने कहा कि कैसी बात कर रहे हो, मैं बस जानना चाहती हूँ आखिरकार कि विवेचनाएं तुम कैसे करते हो। वह कहता है कि यह काम हम लोगों का है, पुलिस का है काम विवेचना करना, जांच पड़ताल करना, वकील का यह काम नहीं है। कब से शुरू करने लगे हो। दोनों की बातें हंसी मजाक से चल रही थी। हंसी मजाक के चलते लड़की ने एक और सवाल कर लिया और दूसरे सवाल करने के बाद उसने कहा कि ये जो धारा है 164 का, इसका क्या मायने होता है। लड़का फिर से मुस्कुरा कर बातचीत करके मामले को टालने लगता है। लड़की सवाल कर रही थी और लड़का यानी कि दरोगा जी जवाब ही नहीं दे रहे थे। और जब दरोगा जी को लगता है कि यार ये किस तरह की बातें कर रही है, तभी लड़की ने एक और सवाल कर दिया। उसने कहा कि सीआरपीसी की धाराएं के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए कि कैसे काम करती है, कब लगती है, किस रूप में लगती है, किस तरह की बातें। अब उससे इस तरह की बातें उससे करना शुरू कर दिया कि तुम ट्रेनिंग में तुम्हें क्या क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, अब तुम क्या करते हो, तुम्हारी ड्यूटी का टाइमिंग क्या होता है। वो महिला वकील लगातार सवाल पे सवाल करती रही। सवाल करते करते उस लड़के को थोड़ा गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद वो अपना पर्स निकालता है।
पर्स निकालने के बाद सामने आई कार्ड रख देता है और कहता है कि यह रहा मेरा आई कार्ड, वर्दी पहनी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है, नेम प्लेट लगा हुआ है, मेरे पास वायरलेस भी है, ऐसी कोई चीज नहीं है, बताओ किससे बात करनी है, चलो मेरे साथ। लड़का थोड़ा तौल में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है। उस लड़की की तरफ उसके सामने आई कार्ड दिखाते हुए हाथ आगे बढ़ाया, तो लड़की ने वो आई कार्ड लिया और आई कार्ड लेने के बाद उसको देखने लगी। लेकिन वो कैसे पहचाने, कैसे पता करे कि यह असली है या नकली। तभी उस लड़की ने उसका फोटो खींचा। पुलिस लाइन में ही उनका एक परिचित दरोगा था, उसको वही पुलिस लाइन में ही तैनात थे, उनके पास वो फोटो भेजती है आई कार्ड की और उनसे कहता है कि ये जो सत्यम त्रिपाठी का होता है। दरोगा से कहती है कि दरोगा जी जरा देखिए और बताइए कि इस लड़के से मेरे रिश्ते की बातचीत चल रही है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बस आप देख के बता दीजिए कि ये असली है या नकली है। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई इसे देख के तो एकदम से पता नहीं चल पाएगा, ये उनका परिचित दरोगा का लाइन था। अगर कोई ऐतराज ना हो तुम्हें तो इसे पुलिस लाइन लेके आ जाओ, मैं इनसे बातचीत कर लूंगा, हो सकता है यहाँ से कुछ रास्ता बन जाए। जैसे ही उस लड़के ने सत्यम त्रिपाठी से यह बात कही जाती है तो सत्यम त्रिपाठी कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मुझे वहां पर एक महिला दरोगा है, उनसे मुलाकात करनी है, बातचीत करनी है, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। यहाँ से अभी ये दोनों बैठकर बातचीत कर रहे थे, दोनों उठते हैं, स्कूटी पे बैठते हैं और सीधा पुलिस लाइन पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद अब इस दरोगा को और एक महिला दरोगा से बातचीत करनी थी, मुलाकात जो करनी थी। ये लड़का यानी कि सीधा लड़की यानी कि वकील सीधा अपने मिलने वाले परिचित दरोगा के पास जाती है और जाकर पूछती है कि इसके बारे में पता करो कि ये क्या सही है क्या गलत है। तो इसी बीच में उन्होंने कहा कि ये पास में दरोगा जी है, मिलने आए हैं, तो क्यों ना इनको भी साथ चलते हैं। ये महिला पुलिस वाली जो महिला वकील है और पुलिस का जो दरोगा है जो पुलिस लाइन में तैनात थे, उसने सीधा उस दरोगा के पास जाता है जिसने वर्दी पहनी हुई थी। उनसे पास जाकर के उससे बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद पता चलता है कि वो फर्जी दरोगा होता है, मतलब असली दरोगा तो है ही नहीं। वो अभी तक जितने भी उनके पास चीजें थी, चाहे वो डंडा हो, वायरलेस हो, सिस्टम हो, जितने भी सामान थे उसको देखकर, कैप हो या कपड़े की सिलावट हो, बस हर चीजें उसे देखकर यह कोई नहीं कह सकता था कि यह नकली है। अब लड़की के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने 6 महीने से लगातार उससे बातचीत की थी और वो फर्जी दरोगा निकला। आखिरकार वो करे तो क्या करे, वो समझ नहीं पा रही थी। उसने दरोगा से बातचीत तो कर ही ली थी, अपनी जो परिचित थी। उसके बाद उसने उसको कोतवाली लेकर के जाता है। कोतवाली में वो एसएचओ होते हैं हिमांशु नगम निगम, पूरी कहानी सुनते हैं। पूरी कहानी सुनने के बाद कहते हैं कि मैडम आपको पता नहीं है, आपको एक तहरीर तो देनी पड़ेगी, शिकायत पत्र आप देंगी, उसके बाद ही एफआईआर होगी, इस मामले की जांच पड़ताल शुरू किया जाएगा। आखिरकार उस महिला वकील को मजबूरन एक एफआईआर, एक प्रार्थना पत्र देना पड़ता है और कोतवाली में मुकदमा दर्ज हो जाता है। मुकदमा संख्या 0506 आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 एंड 170, 471 एंड 170 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, जो कि पुलिस वाला था। इस बीच में जब दरोगा और महिला पुलिस वाली जब उसे देखने के लिए जाते हैं तो वो इन दोनों को देख करके भागने लगता है। तब उन दोनों ने बड़ी मुशक्कत के बाद आखिरकार दौड़कर उस फर्जी दरोगा को पकड़ लिया, जो सत्यम त्रिपाठी जिसका नाम होता है, और जो कहता है कि मैं हजरतगंज थाने में मेरी पोस्टिंग है, तैनाती है। अब उसे जब थाने लेकर के आते हैं, पूछताछ करते हैं, तो पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि उसने अपनी माँ और बाप की जो एक्सीडेंट वाली कहानी सुनाई थी वह भी फर्जी थी, और उसने जो अपनी मम्मी पापा के यहाँ पढ़ाई की कहानी सुनाई थी वो भी फर्जी थी। साथ ही उसने जितनी भी कहानी सुनाई थी 2019 में उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा की पद पर तैनाती हो गई है, वह भी एक तरह से फर्जी थी। पूरी की पूरी उनका फर्जीवाड़ा ही चल रहा था। आखिरकार असली कहानी क्या थी? जब पुलिस ने उसे जांच पड़ताल करने के बाद उससे पूछताछ की कि तुम्हारा असली नाम क्या है, उसने कहा कि साहब मैं ड्राइवर हूं और मैं गाड़ी चलाता हूं। जब जैसे ही बाकी सब लोगों ने सुना तो सबके सब हंसने लगते हैं कि तुमने अगर ड्राइवर ही है तो तुम यह सब करने की तुम्हें क्या जरूरत थी, तुमने यह वर्दी कहाँ से सिलवाई, कहाँ से ली? उसने कहा कि साहब बाकी पुलिस वाले भी जैसे जहां से वर्दी सिलवाते हैं वही मैं भी पहुंच गया और जाकर के मैंने वर्दी सिलवाई है, इसीलिए आसानी से वर्दी उपलब्ध हो जाती है और पुलिस वालों ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज तो पहले ही कर लिया था। तो पूछा जाता है कि तुमने यह सब क्यों किए, तो उसने कहा कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, लड़की देखने में वाकई खूबसूरत थी। उसके बाद उसका उस पर दिल आ जाता है, इसलिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए उससे फर्जी दरोगा बनकर ये पूरी तैयार कहानी एक तरह से तैयार की जाती है। उसके बाद कहते हैं कि झूठ के पांव कितने भी तेज हो लेकिन उसकी जो रफ्तार है चाहे जितनी भी चलती हो वो रुक जाती है। झूठ के कदम ज्यादा दिन तक नहीं चल पाते, और जब नहीं चल पाए पहली ही मुलाकात में उसकी कहानी खुल करके सामने आ जाती है। फिर पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देते हैं
और जब वो जेल जा रहा था तो उसकी कहानी फिर अखबारों में, सोशल मीडिया पर और टीवी चैनलों पर प्रसारित होती है। तब लोगों को पता चलता है कि शादी के लिए उस बेचारे ड्राइवर जो होता है वो एक फर्जी दरोगा का रूप धारण किया और उसके हाथ तो लगा कुछ नहीं, लगी हाथ तो सिर्फ जेल। सलाखों के पीछे पता नहीं कब तक जिंदगी गुजरे और कैसे छूटेगा। यह तो खैर भविष्य के घर में छुपा हुआ है, लेकिन उसने जो अपने दामन पर दाग लगाया था खाकी वर्दी पहनकर, उस दामन को शायद वो दाग को कभी वो शायद मिटा नहीं पाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि जिस तरह से उस महिला ने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए अपने लाइफ को बर्बाद होने से बचा लिया, ठीक ऐसे ही सीख बहुत सारे लोगों को लेनी चाहिए। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है, एकदम से प्यार हो जाता है और एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लेते हैं, और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर जो हो चुकी होती है और जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ऐसी कहानी आज की जो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई है, ये कहानी एक तरह से कह सकते हैं कि आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए मैंने सुनाई है। बाकी इसी तरह की कहानी अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी और कहानी के साथ, जब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।